दोस्तों, वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं इंडिया में। आपने हमेशा ये सुना होगा कि मंथली अर्निंग्स में से माइनस करें मंथली एक्सपेंसेस यानी खर्चों को तो हमारी मंथली सेविंग्स आ जाएंगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बुफे ये इस तरह होना चाहिए, मंथली अर्निंग्स में से माइनस करें मंथली सेविंग्स तो हमारी मंथली एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें पहले अपने अर्न किए हुए पैसे में से कुछ पार्ट को मंथली बेसिस पे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए, देन उसके बाद जो बचता है उसे एज एन एक्सपेंस यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो ज्यादातर लोग अपनी सारी अर्निंग्स को शो ऑफ करने में ही लगा देते हैं, जैसे लेटेस्ट मोबाइल फोन्स, कार्स, गैजेट्स, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, मे भी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए, और फिर सेव या इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है। तो अभी मैं आपको जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा वो मेरी कोई एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे एक बात नोट करने की है, जो हमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है उसका रिस्क के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। सिंपली जितना ज्यादा रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट में उतना ही ज्यादा हमें उस पर रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। तो आज की वीडियो में ये सब डिस्कस होने वाला है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटी और शेयर परचेज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स, इन्वेस्ट इन आईपीओस, इंश्योरेंस प्लान्स एंड इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। तो चलिए अब हम इन सब को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पीपीएफ इंडिया में सबसे बेस्ट एंड सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, जो कि टोटली टैक्स फ्री भी होता है। फुल्ली गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीपीएफ अकाउंट को हम किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से ओपन करा सकते हैं। इसके अंदर हम 500 से लेकर 1.5 लाख तक हर साल डिपॉजिट कर सकते हैं, या तो एक साथ या फिर मिनिमम 12 इंस्टॉलमेंट पे। और ये हमें फिक्स 15 ईयर्स तक करना होता है, जो कि इसका लॉकिंग पीरियड होता है। आफ्टर 15 ईयर्स हम इसे और 5 साल तक एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो रहता है 8 to 9%। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज है कि इसमें ट्रिपल ई की टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। ट्रिपल ई मतलब एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, मतलब पीपीएफ में हमें ट्रिपल ई मिलता है, जिससे हमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड जो मैच्योरिटी पे इनकम मिलती है उन सब से टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। सेकंड एडवांटेज है कि इसमें हमें लोन फैसिलिटी भी मिलती है फ्रॉम 3rd ईयर टू 6th ईयर। इस इन्वेस्टमेंट के बेस पे इन्वेस्टर लोन भी ले सकता है। सेकंड ऑप्शन है इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, सिंपली म्यूचुअल फंड को रन करती है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या इसको हम फंड हाउसेज या फंड मैनेजर भी बोल सकते हैं। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसा कलेक्ट करती है एंड उनके बिहाफ पे वो जो शेयर मार्केट या डेट मार्केट जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन सब में इन्वेस्ट कर देती है। और जो भी उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट या डिविडेंड अर्न होता है वो उन इन्वेस्टर्स के बीच में बांट देती है, उनके इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन के हिसाब से। और इस सब सर्विस के लिए वो कमीशन लेते हैं। मतलब ये एज एन इंटरमीडिएटरी काम करते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई नॉलेज नहीं है शेयर से बॉन्ड्स के बारे में, या फिर आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप इन सब के बारे में नॉलेज गेन करो, तो इस टाइप के जो लोग हैं वो म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हैं, जिसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी उन लोगों के बिहाफ पे इन्वेस्ट करती है। जो लोग इक्विटी या डेट मार्केट में एंटर करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट स्टार्टिंग ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है डायरेक्ट इक्विटी और शेयर परचेज। क्या आपको पता है कि स्टॉक के शेयर को खरीदने से पहले उसे कैसे एनालाइज किया जाता है? अगर आप ये कर सकते हो तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। वैसे तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, बट इफ यू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जाम्पल से मोर देन 15 ईयर्स, हायर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट है थ्रू प्राइमरी मार्केट, सेकंड है थ्रू सेकेंडरी मार्केट। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर्स पब्लिक को इशू करती है तो उसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, जो कि प्राइमरी मार्केट के थ्रू होता है। इसको हम आगे टॉपिक में डिटेल में समझेंगे। सेकेंडरी मार्केट में हम उन कंपनीज के शेयर परचेज करते हैं जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड होती हैं। मैं यहाँ पे शेयर्स इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि शेयर ट्रेडिंग की। सो एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें शेयर से स्टॉक में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा बाइंग या सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बाइंग या सेलिंग ऑर्डर पे हमें ब्रोकर को कमीशन देना पड़ता है, जो कि हमारे प्रॉफिट को कम कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट तो आपको पता ही होगा कि इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा को खरीदते हैं और कुछ टाइम बाद उसको हाई प्राइस पे बेच देते हैं, और हमें जो प्रॉफिट होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन। रियल एस्टेट इंडस्ट्री इंडिया में रैपिड ग्रोथ पर है। इसका सारे बड़े सेक्टर्स पर ह्यूज प्रोस्पेक्ट है, जैसे हाउसिंग, कमर्शियल, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल एटसेट्रा। एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर एक फ्लैट या प्लॉट खरीदना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। रियल एस्टेट को इंडिया में मनी मेकिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमें गारंटीड एनुअली 30% से लेकर 100% तक रिटर्न मिल जाता है। लेकिन इतना हाई प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए एंड तभी कोई प्रॉपर्टी बाई करनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं जगह पर जहां पे अगले 5 से 10 साल में प्राइसेस हाई होने के चांसेस हों। फिफ्थ ऑप्शन है इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। गोल्ड एक एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें हमेशा लिक्विडिटी रहती है। हम गोल्ड में किसी भी फॉर्मेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, गोल्ड ETF, गोल्ड बार, गोल्ड म्यूचुअल फंड एटसेट्रा। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम को 2015 बजट में अनाउंस किया गया था। इसके अंदर इन्वेस्टर डिपॉजिट या इन्वेस्ट कर सकता है मिनिमम 200 ग्राम गोल्ड बॉन्ड्स के बदले। इस गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टर को मिलेगा 3% से लेकर 5% तक इंटरेस्ट रेट, जो कि टैक्स फ्री होगा। इसके अंदर लॉक इन पीरियड होगा 3 to 7 ईयर्स, मतलब इससे पहले इन्वेस्टर को गोल्ड वापस नहीं मिलेगा। गोल्ड बॉन्ड्स पे किसी तरह का कैपिटल गेन टैक्स या वेल्थ टैरिफ नहीं लगती है। जो इंश्योर्ड अमाउंट है इन्वेस्टर कैश या गोल्ड किसी भी फॉर्म में ले सकता है, उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। सिक्स्थ ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स।
इस इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सैलरीड क्लास एंड बिजनेस पीपल के लिए एक अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है तो इसके अंदर बहुत ही लो रिस्क होता है और इसमें मीडियम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। कुछ पॉपुलर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स है नेशनल सेविंग स्कीम्स, रिकरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना एटसेट्रा। इन सब में नेशनल सेविंग स्कीम्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है विद गारंटीड रिटर्न इन केस अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देन एनएससी डिसेंट रिटर्न प्रोवाइड करा सकता है। 7th ऑप्शन है कंपनीज फिक्स डिपॉजिट। बैंक एफडीज के कंपैरिजन में कंपनीज एफडी प्रेफर की जाती है क्योंकि इसमें हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। कंपनीज कॉर्पोरेट एफडी यूज करती है स्मॉल इन्वेस्टर से मनी बोरो करने के लिए। इन्वेस्टर को इस टाइप की एफडी का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टर मैच्योरिटी डेट से पहले अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता। जैसे कि बैंक एफडीज में होता है, ये कंपनी एफडीज किसी भी इंश्योरेंस बेनिफिट के अंडर नहीं है और इन इंस्ट्रूमेंट्स को आरबीआई कंट्रोल नहीं करता है, तो इसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है एज कम्पेयर टू बैंक एफडीज, इसलिए इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई मिलता है। 8th ऑप्शन है इन्वेस्ट इन आईपीओज। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, जिसमें एक ब्रांड न्यू और एग्जिस्टिंग कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू करती है। शेयर इशू क्यों करती है? कैपिटल रेज करने के लिए, ताकि बिजनेस की या कंपनी की ग्रोथ हो सके। जो आईपीओज मार्केट होता है उसे हम प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं। मैं पहले ही अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहां पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, जिसे हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। तो कोई भी कंपनी जब पहली बार शेयर इशू करती है तो वो डायरेक्टली पब्लिक को करती है प्राइमरी मार्केट के थ्रू एंड फिर वो कंपनी लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में यानी सेकेंडरी मार्केट में, जिसके बाद जिस पब्लिक ने उन शेयर्स को खरीदा था वो फर्दर उसकी पब्लिकली सेलिंग या बाइंग कर सकें। आईपीओज जो एवरेज स्टॉक हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके साथ कई तरह के रिस्क जुड़े होते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अब आईपीओ में रिस्क होता है तो प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं अगर कंपनी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ कर जाती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है, मगर इसमें इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले कंपनीज के बारे में स्टडी करना पड़ता है और अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। 9th ऑप्शन है इंश्योरेंस प्लान्स। इंश्योरेंस का कंसेप्ट यहाँ से आया था, कॉमन बट शेयर्ड रिस्क। ये भी आपको पता ही होगा, इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कंपनी गारंटी लेती है कि वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे किसी भी स्पेसिफिक लॉस, डैमेज, इलनेस और डेथ के लिए। बदले में इंश्योरेंस कंपनी टाइम टू टाइम प्रीमियम चार्ज करती है जो कंपनसेशन अमाउंट से जनरली बहुत ही कम होता है। इसके एडवांटेजेस हैं, ये कंपनसेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है इन केस ऑफ लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टीज। इसके डिसएडवांटेजेस हैं लेस लिक्विडिटी, लॉन्ग लॉक इन पीरियड्स, प्रेशर ऑफ कंटिन्यूस प्रीमियम पेमेंट एंड लेस और मॉडरेट रिटर्न्स। 10th ऑप्शन है इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। दोस्तों मैंने बॉन्ड्स के बारे में अपनी वीडियोस में पहले ही बताया हुआ है। बॉन्ड्स में क्या होता है, कंपनी लोन पे पैसा लेती है और बदले में इन्वेस्टर को फिक्स रेट पे इंटरेस्ट देती है। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मार्केट में कई सारे बॉन्ड्स हैं जो डिसेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं। अब बॉन्ड्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी बॉन्ड्स के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली इंडिया में कितने टाइप्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। वैसे तो किसी प्रोडक्ट की पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती, लेकिन ये सजेस्ट किया जाता है कि हमें उन्हीं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहिए जिसका पिछले कुछ सालों में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो और लो मैनेजमेंट फीस हो। दोस्तों इनमें से किसी भी इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन गेन कर लीजिएगा ताकि आप उस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकें।